जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर और साथ ही में हम स्टैटिक्स जीके देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? क्या 10 दिसंबर कि 26 दिसंबर कि 5 दिसंबर कि दोस्तों 2 दिसंबर? तो ध्यान दिए दोस्तों, मानवाधिकार दिवस इस बार यानी 2022 में 10 दिसंबर को मनाया गया। तो 26 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए अर्थात 10 दिसंबर है। क्लियर है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्या विराट कोहली बनाए हैं कि रोहित शर्मा कि ईशान किशन कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है अर्थात ईशान किशन। तो ईशान किशन के द्वारा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह वनडे क्रिकेट जो हो रहा था ये बांग्लादेश के खिलाफ लड़ा गया था। क्लियर है? जिसमें ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। क्लियर है? तो इस तरीके से ईशान किशन, ध्यान देखिए दोस्तों, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। इनकी उम्र 24 साल है दोस्तों। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। क्लियर है? और यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि वनडे क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक किसने लगाया था? तो वो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। इस प्रश्न को भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सुलोचना चव्हाण। क्लियर है? सुलोचना चव्हाण का निधन हो गया, वह कौन थी? क्या लावड़ी गायिका थी कि लेखिका थी कि फिल्म निर्देशिका की कवयित्री थी? दोस्तों ये एक लावड़ी गायिका थी। क्लियर है? सुलोचना चव्हाण को ध्यान दे 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? गोवा को दिखाई है कि महाराष्ट्र कि कर्नाटक कि दोस्तों केरल? तो ध्यान दें दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी अर्थात महाराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्लियर है? और ध्यान दिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य भी रखा है। वो लक्ष्य ये है कि 15 अगस्त 2023 तक, क्या 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का क्या लिए हैं? एक प्रकार से निर्णय लिए हैं। क्लियर है? तो 2023 तक यानी 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस क्या हुआ? चलाएंगे। ये एक प्रकार से लक्ष्य रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती, कौन सी आरती दोस्तों? सलाम आरती का नाम क्या कर दिया गया है? क्या ईश्वर आरती
कि मंदिर आरती की संध्या आरती की दोस्तों भगवान आरती। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात संध्या आरती कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, इसका रीजन ये है कि ये जो आरती होती थी टीपू सुल्तान, आप लोग सुने ही होंगे, उन्हीं के एक प्रकार से निर्देश पर ये आरती उनके समय से मतलब चली आ रही थी। तो हिंदुत्व संगठन के माध्यम से इस पर विरोध किया गया और इसका अब क्या हो गया, संध्या आरती कर दिया, यानी सलाम आरती का नाम चेंज करके संध्या आरती कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, कि विक्रमादित्य सिंह, की मुकेश अग्निहोत्री, की प्रतिभा सिंह? दोस्तों आंसर की बात करते हैं, आंसर ए है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर है? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये पासपोर्ट है। क्लियर है? पासपोर्ट पे है। तो दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 87वां रैंक है। चलिए अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या मेघालय में, कि त्रिपुरा, कि नागालैंड, की दोस्तों केरल में? क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 किस भारतीय स्टार्टअप को प्रदान किया गया है? क्या खेती को प्रदान किया गया, कि गरुड़, की उड़ान, की प्रथम को? दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं स्टैटिक जीके के पास और हम इसमें आज देखेंगे पॉलिटी पर और इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री पर। तो चलिए दोस्तों पॉलिटी में हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम मौलिक अधिकार के साथ। चलिए दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मौलिक अधिकार पर। तो मौलिक अधिकार अर्थात जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही प्यारा चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जिसे हम किस नाम से, मूल अधिकार के नाम से भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कितने से कितने अनुच्छेद है दोस्तों? इसमें अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा 12 से लेकर 35। तो 12 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो मौलिक अधिकार यानी हमारे अधिकार को दर्शाते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। क्लियर है दोस्तों? इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी कुछ लोग इसको पुकारते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और मूल संविधान में कितनी थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। क्लियर है दोस्तों? 7 थी। इन 7 मौलिक अधिकारों में से एक था संपत्ति का अधिकार। क्लियर है?
क्या दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। तो ये अधिकार ध्यान दीजिएगा, जो भारत सरकार थी उसके कार्यों में रुकावट डाल रही थी, जैसे ब्रिज बनवाना हुआ, सड़क चौड़ी करना हुआ, तो इससे आम आदमी का ज़मीन अगर किसी सड़क के अंडर में आ जाता था तो वो जाके केस कर देता था, जिसके माध्यम से रुकावट आ जाती थी। तो इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना हम संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर ये कहीं और शिफ्ट कर दें, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए। तो ध्यान दें दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ, एक संशोधन, वो संशोधन क्या था, कौन सा संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर है दोस्तों। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। वर्तमान समय में दोस्तों यह एक क्या है, कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और देखा जाए तो वर्तमान समय हमारे पास कुल 6 अर्थात 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आखिरकार वो 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन। तो चलिए, इसको आप समझ ही गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। बगैर मिटाए कोई काम हो नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं उनका नाम आखिरकार क्या है। तो पहले मौलिक अधिकार की हम बात करने वाले हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। क्या दोस्तों, समता या समानता का अधिकार। इसमें कितने से कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 14 से लेकर, ध्यान दी दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो समता अर्थात समानता के अधिकार को दर्शाता है। कहने के तात्पर्य भारतीय संविधान के निगाह में सभी व्यक्ति समान हैं। क्लियर है। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान से समझिए दोस्तों, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में रखे गए हैं, जल्दी से आपने मन में सोच लीजिएगा। हाँ, तो कितने, 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से लेकर 22 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो किसको दर्शाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाते हैं। तीसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक के हैं, तो दोस्तों वो है 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो किसको संबोधित करते हैं, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों अगला है अर्थात हमारा चौथा मौलिक अधिकार, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है। अब ये कितने से कितने अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं, तो इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25 से लेकर
कितने 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर है? 24 मतलब 25। पांचवा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पांचवा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है क्या, बताइए लिसे, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। क्या दोस्तों? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें कितने से कितने अनुच्छेद रखे गए हैं दोस्तों? इसमें जो अनुच्छेद है वो 29, क्या है, 29 से लेकर 30 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो किसको दर्शाते हैं? संस्कृत व शिक्षा के अधिकार को दर्शाते हैं। क्लियर है? लास्ट अर्थात छठा है हमारा संवैधानिक। क्या? छठा कौन सा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। उपचारों के अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 है। तो इस तरीके से ये हमारे 6 क्या है? मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लंबी होगी, आप धैर्य बनाए रखिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा चलने वाले हैं और इनके अनुच्छेदों के बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे। बात करेंगे हम पहले मौलिक अधिकार समता और समानता के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो बात अनुच्छेद 14 की होगी। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, आप लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? अगर मैं बोलूं अनुच्छेद 14 में क्या है, अगर आप कभी पढ़े हैं तो अपने माइंड में फोकस करिए और माइंड पर जोर दीजिए कि अनुच्छेद 14 में हो सकता है क्या है। अगर माइंड में आंसर आ गया तो दिमाग पे रखे रहिए, अभी लिखा जाएगा, अपना मिला लेना। क्लियर है? तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष है समानता। तो विधि के समक्ष है समानता अनुच्छेद 14 में है। क्लियर है? विधि के समक्ष है समानता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में दोस्तों क्या है, जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 15 में दिमाग में, माइंड में आपके आंसर आ ही हुआ होगा। क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर रोक। क्या है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर रोक। अनुच्छेद 16 में क्या है? जल्दी सोचिए, सोचते रहिए हो क्या सकता है। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? लोक नियंत्रण में अवसर की स्वतंत्रता। क्या है? लोक नियंत्रण में अवसर की स्वतंत्रता। आ रहा है समझ में? अनुच्छेद 17, सोचिए जल्दी से, माइंड पे फोकस दीजिए। अनुच्छेद 17 में क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए। क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत कीजिए। क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत। क्लियर है? अनुच्छेद 18 में क्या है? जल्दी से आप सोचिए। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। यानी उपाधि मतलब अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपाधि, जैसे नाइटहुड की उपाधि, बादशाह की उपाधि, सम्राट की उपाधि, ये सब नहीं ले सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से उपाधि
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में हुआ है। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार जो कि समता और समानता के अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, क्लियर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद। 16 में लोक नियोजन में अवसर पाने की स्वतंत्रता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार के पास। तो दूसरा मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। हमने बताया था क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए इसमें कितने से कितने तक के अनुच्छेद रखे गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक के जो भी अनुच्छेद होते हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित ही होते हैं। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों है क्या? जल्दी से बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है। जो न्यूज़पेपर वाले सुने हुए ना, मीडिया, उसको भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है इसी आर्टिकल के तहत। इसमें कुछ क ख ग घ जोड़े गए हैं। क्लियर है। जैसे अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है या अनुच्छेद 19 के क में क्या है? दोस्तों क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। जानते रहिए क्योंकि इससे भी हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 का 1 में। 19 के 2 में क्या है दोस्तों? जल्दी से माइंड में फोकस कीजिए, हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 19 के 2 में क्या हो सकता है? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा अर्थात 19 का हम तीसरा बात करते हैं। इसमें क्या है? जल्दी से बताइए आप। क्या है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? 19 के 4 में क्या है? जल्दी से बताइए। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। भारत में मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट, क्या हो सकता है? जल्दी बताओ भाई। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। क्लियर है? 19 के 4 में। 19 का 5 में जल्दी बताइए क्या हो सकता है? जल्दी बताओ भाई। 19 के 5 में क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए आप लोग। भारत में आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। भारत में आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस तरीके से अनुच्छेद 19 में पूरे 5 खंड किए गए हैं और जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के 1 में स्वतंत्रता की, 19 के 2 में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की, 19 के 3 में सभा समूह बनाने की, 19 के 4 में भारत में आवागमन की, 19 के 5 में भारत में आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अनुच्छेद 19 के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में क्या है?
सोचिए, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संबंध। क्या है दोस्तों? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है अनुच्छेद 20 में। अब इसमें कुछ बातें रखी गई है। पहली बात यह है, कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध के समय कानून था। दूसरा है दोस्तों, खुद के लिए वो गवाही दे सकता है, उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। तीसरा है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। ये क्या है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? आप अपने माइंड पर जोर दीजिए और सोचिए आखिर अनुच्छेद 21 में हो क्या सकता है, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो आपका भी फर्ज होता है आंसर देने का। अनुच्छेद 21 में क्या है? जल्दी सोचिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यही है ना? सोच लिए थे आप लोग? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में है। इसी को हम बोलते हैं जीवन का अधिकार। क्या दोस्तों? इसे हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं। यानी आपको अपना जीवन अपने अनुसार जीने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी आपके लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। आप अपने जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अच्छाई की तरफ कि बुराई की तरफ, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इस तरीके से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। अनुच्छेद 21 का का भी है, 21 का क है। इसमें क्या है? सोच के जल्दी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 21 के क में है क्या दोस्तों? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, अब उन्हें भारत सरकार एक प्रकार से उनके लिए अनिवार्य कर दी है शिक्षा, कि किसी भी हाल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेनी है, शिक्षा ग्रहण करना है। क्लियर है? इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसे 86वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है? आइए अनुच्छेद 22 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 22 की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है जल्दी से बताएंगे आप। तो उसने अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में किया था। 20 के बाद क्या होगी? उसकी गिरफ्तारी होती है। पहले अपराध किया, गिरफ्तारी होने वाला, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। दोस्तों क्या हो सकता है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है
तो ये है अनुच्छेद 22 में है। अब इसमें क्या है, इसमें बात यह है यदि आपने ना कोई गुनाह किया है ना ही कोई अपराध किया है और आपको आपके ही घर पुलिस पकड़ने पहुंच गई, तो आपके समक्ष 3 अधिकार हैं। क्लियर है? वो कौन कौन से 3 अधिकार हैं? पहला है कारण पूछने का अधिकार है। कारण पूछने का अधिकार है। अगर कोई भी पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आप कारण पूछ सकते हैं कि क्यों हमें पकड़ने आई है पुलिस। कारण पूछने का अधिकार आपको पूर्ण रूप से है। दूसरा क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कारण पूछने का अधिकार दूसरा है 24 घंटे के अंदर। कितने? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना। और आवागमन के समय को छोड़ दिया गया है। क्यों आवागमन के? क्योंकि अगर कोई भी अपराधी पुलिस थाने में बंद है और नियम क्या है कि 24 घंटे के अंदर इसे जज के समक्ष ले जाना है। अब उसे ले जाना है, जाएगा तो किसी वाहन से ही जाएगा। अब मान लीजिए रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, या रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, या तूफान आंधी जैसी कोई भी एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाया टाइम पे, इसीलिए आवागमन के समय को छोड़ दिया गया है। बस यही रूल्स है कि 24 घंटे के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अपराधी को प्रस्तुत कराना है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया चालान हो गया है। देखते हैं ना गांव मोहल्ले में कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कहते हैं कि उसको छुड़ाओ, नहीं तो वो 24 घंटे में चालान हो जाएगा, यानी वो चला जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, तब जो भी होगा वो अदालत करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराना होता है, आवागमन के समय को छोड़ दिया। और तीसरा है यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और पुलिस पकड़ के ले गई है तो उसे अपने मनपसंद वकील से बात करने का और सुझाव लेने का पूर्ण अधिकार है। भाई अपने वकील से बात कर सकता है कि हम ऐसे केस में फंस गए हैं, हमें छुड़ाओ। क्लियर है? किसी भी हाल में तो वकील अपने माध्यम से छुड़ाने का प्रयास करता है। तो ये था अनुच्छेद 22 की कहानी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 23, अर्थात हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ चलने वाले हैं। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? क्या बताइए जल्दी से? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा वाला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है? कितने अनुच्छेद हैं? जल्दी से बोलो मुन्ना, कितने अनुच्छेद रखे गए हैं इसमें? 23 से लेकर 24 तक के अनुच्छेद। 23 से लेकर 24 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाते हैं। हमने इसके पहले अनुच्छेद 22 पे चर्चा किया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 पर। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? आप सोच सकते हैं और सोचकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनुच्छेद 23 में दोस्तों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 23 में क्या है, गलत मैंने बोला, मानव व्यापार, यही है ना, हाँ, मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। क्या, मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मानव व्यापार मतलब किसी भी मानव का ना तो क्रय कर सकते हैं ना तो विक्रय कर सकते हैं। मानव को आप ना तो बेच सकते हैं ना तो खरीद सकते हैं। बालाश्रम मतलब आप बच्चों से परिश्रम नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी यानी जबरन किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है। जो भी इसका उल्लंघन करता है तो कौन निपटेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन निपटेगा, भारत सरकार का कानून निपटेगा उससे। अनुच्छेद 24 की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या है, जल्दी से बताइए आप। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कितने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं आप। 14 वर्ष जानते हैं दोस्तों, ये नाबालिग उम्र होता है, बच्चे के खेलने कूदने की उम्र होती है। तो इस उम्र में अगर बच्चे से कार्य किया जाए, वो भी जोखिम भरे, खतरों से भरा हुआ, तो सोचिए एक बच्चे की जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हंसता खेलता उसका दिन एक मजबूत, मतलब एक प्रकार से कठिन कार्य को कर रहा है, यानी हंसता खेलता हुआ एक हाथ, मुस्कुराहट, वो सब खत्म हो गई बच्चे की। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए तत्पर करता है, तो उसे भी सजा मिलेगी, और जो व्यक्ति अपने यहाँ काम करवाएगा उसे भी सजा मिलेगी। तो बच के रहना दोस्तों, क्लियर है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी भी जोखिम भरे काम ना तो करवाना ना तो करने देना। ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम आने वाले हैं अपने अनुच्छेद 25 पर। तो इसको हम मिटाते हैं और मिलते हैं अगले, अर्थात हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। तो चौथा मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारा चौथा मौलिक अधिकार। कितने से कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक रखे गए। अनुच्छेद 25 से 28 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो किसको दर्शाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाते हैं, अपने धर्म को मानने के लिए दर्शाते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्तों, जल्दी से आप सोच के बताइए। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है।
यदि मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। क्लियर है। और उसका उपचार मतलब एक प्रकार से उसको हम संपोषित मतलब उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करने का हमें पूर्ण अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ये नहीं है कि आप शोरगुल हल्ला मचा के काम कर जाएं, ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार देता है अनुच्छेद 25। इसी अनुच्छेद के तहत सिख नाम सुने हैं, जिन्हें हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी पाजी, क्लियर है, सनी पाजी। तो सिखों को पाग पहनने का, जो पगड़ी देखते हैं उनके सर पे लगा रहता है, पाग पहनने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 25 के तहत, क्योंकि वो उनके धर्म से संबंधित है। इसलिए जब भी वो मोटरसाइकिल से जाते हैं और कोई भी पुलिस वाला यदि उन्हें पकड़ता है, हेलमेट चेक करता है, वो हेलमेट नहीं लगाए हैं दोस्तों, तब भी उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी पगड़ी ही उनका हेलमेट है और उन्हें ये अधिकार भी अनुच्छेद 25 दे रखा है कि हेलमेट के स्थान पे आप पगड़ी लगा के चलिए, आपको पुलिस नहीं पकड़ने वाली है। क्लियर है। ये है अनुच्छेद 25। तो चलिए अनुच्छेद 26 की तरफ हम दोस्तों, तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 25 के बारे में चर्चा किया। अब हम किस पे करने वाले हैं? अनुच्छेद 26 पे करने वाले हैं। सभी समझ में आ रहा है ना? ऊबना नहीं, समझना है आपको। क्लियर है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में क्या है? सोचो बच्चों, क्या हो सकता है अनुच्छेद 26 में? धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यही है ना? गलत नहीं बोल रहा हूं। क्या है? धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसमें है। अब उसके बाद धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता, तो धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसके बाद क्या है? धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में दोस्तों जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 28 में क्या है? किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्या है? किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में। 26 में धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता, 28 में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्लियर है। और अनुच्छेद, अब हम बात करेंगे 29 में। तो हम 29 में चलने के लिए हम अपने 5वें मौलिक अधिकार की तरफ चलेंगे। 5वां मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, यही है ना? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अधिकार, ये कितने से कितने अनुच्छेद हैं इसमें? संस्कृत व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वो संस्कृत व शिक्षा के अधिकार को ही क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों?
जल्दी से बता सकते हैं आप, बताइए। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब दोस्तों जिनकी संख्या बहुत कम है। क्लियर है? जैसे बात की जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी, ये सभी क्या है? धर्म है। तो अगर मान लीजिए सबसे कम जैन धर्म वालों की संख्या, तो इनकी संख्या अल्पसंख्यक मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये जानते रहिए। 29 बात क्या है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण, यानी जिनकी संख्या सबसे कम है उनके शिक्षा संबंधी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। संरक्षण तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण। क्लियर है? यह अनुच्छेद 30 में है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने छठे मौलिक अधिकार के पास। दोस्तों एक दिन में एक चैप्टर हमारा खत्म करने का टारगेट है। क्या है? छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। क्लियर है? अब इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है जानते हो? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो किसने कहा है? B.R. अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। अब भाई आत्मा कहे हैं तो रीजन भी हो सकता है आखिर क्यों कहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी इसके ऊपर 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, यदि इसका हनन होता है, इसके साथ गलत होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद 32 के ऊपर, यानी 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इन सभी का अगर उल्लंघन होता है, क्लियर है, तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं कि मेरे साथ ये किया जा रहा है। क्लियर है? तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर एक्शन लेगा और उसे गिरफ्तार करवाएगा। क्लियर है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद ध्यान दीजिए 32 का सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। 5 प्रकार के रिट भी जारी करते हैं। क्लियर है? वो रिट क्या है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराना होता है। दूसरा है दोस्तों परमादेश। क्या है? परमादेश मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों को आदेश दे दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें। कौन? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों को यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परमादेश में है। तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध में है
ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है। क्लियर है? क्या आदेश देता है कि आप इस कार्य को ना करें क्योंकि यह भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कहने के तात्पर्य अगर कोई हाई कोर्ट मान लीजिए ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है प्रतिषेध वाला। चौथा है रिट, ध्यान दो, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण क्या है दोस्तों? ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश जारी करता है किसी लंबित पड़े मुकदमे को आप मेरे पास भेज दीजिए। क्यों आप उस पर टाइम बेकार कर रहे हैं? क्योंकि यह भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देता है। क्लियर है? जैसे हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, अब उसका निवारण नहीं हो पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, कौन सा? उत्प्रेक्षण, कि भाई साहब क्यों इतना परेशान हैं आप, जब आपसे नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को मेरे पास भेज दो ना, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? तो हाई कोर्ट उस वस्तु को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता, उस केस को भेज देता, वस्तु को नहीं भेजेगा। क्लियर है? पांचवा है, क्या है बताइए? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा क्या है दोस्तों? यदि किसी पद पर कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है, यानी वह असंवैधानिक तरीके से उस पद को ग्रहण कर लेता है। किस पद को ग्रहण कर लेता है? मान ली कोई भी पद असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध पर घूस घास दे के कैसे भी किसी भी तरीके से वो पद को मतलब वो ज्वाइन कर लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यह रिट उस पर लागू हो जाता है। उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है? भाई साहब कहाँ से आ गए आप? हाँ, आपका तो कोई रूल्स भी नहीं है, नियम्स भी नहीं है, आप कहाँ से आ गए हैं? किस अधिकार से भाई साहब आपने इस पद को ग्रहण किया है? बताओ जल्दी से। तो ये अधिकार परीक्षा लागू करता है। ओके, आइए अनुच्छेद, कुछ और भी अनुच्छेद हैं क्योंकि 35 तक के अनुच्छेद है ना, ये हैं। अनुच्छेद 33 की बात करेंगे आज दोस्तों। अनुच्छेद 33 में क्या है आइए हम जानते हैं। अनुच्छेद 33 में है किसी क्षेत्र में जो सेना है या सशस्त्र बल है या फिर खुफिया विभाग है, उन पर भी या उनके सैनिकों पर भी मौलिक अधिकार को फॉलो करेंगे, मतलब किया जाएगा। क्लियर है? किसी भी क्षेत्र में, तो किसी क्षेत्र में यदि कोई सशस्त्र बल है, सैनिक है, तो उन पर भी मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से लागू होगा। ये अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस समय उस क्षेत्र के लोगों के कुछ मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। क्लियर है? अनुच्छेद 35 में क्या है? अनुच्छेद, तो हमने इसके पहले क्या बताया आपको? 34 बताया था, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? 35 में, अनुच्छेद 35 में है कुछ मौलिक अधिकार के विषय में, यानी अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकार के विषय में कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35 क्या है? मौलिक अधिकार के विषय में कानून बना सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 में है। क्लियर है? आशा है कि समझ में आ गया। अनुच्छेद 33 में क्या है? किसी क्षेत्र में जो सेना है या सशस्त्र बल है या फिर खुफिया विभाग है, उसके सैनिकों व अधिकारियों पर मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से लागू। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 में क्या है? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों के कुछ मौलिक अधिकार को रोक दिए जाते हैं। क्लियर है? और अनुच्छेद 35 में
मौलिक अधिकार के विषय में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। क्लियर है। 352 में, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगता है, क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है, तो उस समय हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार को रद्द नहीं किया जाता। सभी को रद्द कर देते हैं, लेकिन 2 मौलिक अधिकार नहीं। एक होता है अनुच्छेद 21 बचता है और 20। तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है जब राष्ट्रीय आपात लगता है तब। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं। केवल ध्यान दिए 15, 16, 19, 29, 30 क्या है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार जो हैं भारतीयों को, ये मौलिक अधिकार क्या है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अब भारतीयों को प्राप्त है। विदेशी भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो है 14, 20, 21A विदेशी भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, 20 क्लियर है, 14, 21 से 14, 20, 21A ये है। और दोस्तों इसमें है 23 से 24, 25 से 28, 23 से 24 और 25 से 28 तक के जो भी अनुच्छेद हैं विदेशी भारतीयों को प्राप्त हैं, और भारतीयों को प्राप्त ये है, ये भी जानते रहिए। तो इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा लेक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझने का प्रयास किया। क्लियर है। आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं अभी आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या है जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन ये है, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, जल्दी से आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ, कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में ये भी बता देना है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है कौन से अनुच्छेद में है और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में बता देना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, तो किस मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ रखा गया और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पॉलिटी का लेक्चर था जो कि बहुत ही प्यारा था। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री पर, तो आप धैर्य बनाए रखिए, वीडियो की लेंथ लंबी होने वाली है, सीरीज लंबा चलने वाला है दोस्तों, और मिलते हैं हम हिस्ट्री के संग। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जैसा कि हमने कल ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना, आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल।
वीडियो को पूरा देखना क्योंकि परीक्षा आपके समक्ष है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल का संबंध दोस्तों उस काल से है जब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्लियर है, साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद रचे गए हैं। क्या क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद रचे गए हैं। क्लियर है? पॉइंट समझिए। उत्तर वैदिक काल का संबंध उस काल से है दोस्तों जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद साथ ही में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद रचे गए हैं। उसी समय को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक या ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है जो कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। क्लियर है? इस ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जानते ही हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस युग में आर्य सभ्यता जो थी वो धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण में क्या होने लगी थी? फैलने लगी थी। यानी उनका विकास का दरिया बढ़ने लगा और अपने आप को वो फैलाने लगी भारत में चारों तरफ। क्लियर है? तो धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण फैलने लगे। इस काल में 3 वेद जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ध्यान दे, उपनिषद और वेदांशों की रचना हुई थी। ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं उत्तर वैदिक काल के। क्लियर है? और यहां पर पॉइंट ये जाना है दोस्तों, वेद त्रयी जो कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है परीक्षा में, कौन कौन से वेद वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं ये पूछता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद 3 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है? हालांकि आप लोग जानते ही हैं वेदों की संख्या पूरी 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम इन 4 वेदों के भी बारे में जानेंगे और किस किस वेद में क्या क्या चीजें हैं इनके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर है? जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो पहले हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद। शॉर्टकट में चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें ईश्वरीय महिमा, देवी देवताओं की स्थिति को दर्शाया गया है। क्या? ईश्वरीय महिमा व देवी देवताओं की स्तुति को दर्शाया गया है। दूसरा वेद क्या है दोस्तों? यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद है। दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? जल्दी बताइए बाबूजी। यजुर्वेद में कर्म कांड, बलिदान विधि का समावेश है। का हुआ है? कर्म कांड व बलिदान विधि का समावेश है।
बलिदान विधि का समावेश। तीसरा बताइए जल्दी से बच्चों, सामवेद। सा से सामवेद, और सामवेद में का है बताएंगे, संगीत का विस्तृत उल्लेख है। सारे गामा हारे पादानी, नाम सुने होंगे ना गाना। संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है सामवेद में। चौथा है का है बतावा, अथर्ववेद है बबुआ। का है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें हैं। क्लियर है। औषध जो आयुर्वेद सुने हैं ना, अथर्ववेद से है। ऋग अथर्ववेद में ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? अथर्ववेद में सभा व समिति, नाम सुने होंगे। सभा जो होती थी श्रेष्ठ लोगों की, और समिति जो थी आम लोगों की सभा होती थी। सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। प्रश्न पूछता है, सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? वो बताया गया है अथर्ववेद में बताया गया है। मिटाते हैं और मिलते हैं अगली हेडिंग पर, हेडिंग के साथ। अगली हेडिंग ध्यान दिए दोस्तों, क्या है? उत्तर वैदिक काल जानते ही हैं दोस्तों। इसमें राजनीतिक जीवन क्या था? राजनीतिक जीवन कैसा था? इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीलों एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपद में विलीन हो गए। यानी जो छोटे छोटे कबीले होते थे ये मिल गए और एक क्या बना दिए हैं, एक जनपद में बदल दिए गए। जैसे हम बात करते हैं छोटे छोटे जब शहर मिलते हैं तो उसे हम जनपद घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? जनपद। ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे जब कबीले मिले ऋग्वैदिक काल में तो वो क्या हो गया? जनपद। क्लियर है। और जब आगे भी पॉइंट है, सभा एवं समिति, जो कि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। सभा एवं समिति नामक सभाओं का अंत कर दिया गया। क्लियर है। राजा की शक्ति में वृद्धि भी देखने को मिली उत्तर वैदिक काल में। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य में प्रशासन करता था। राजा किसकी सहायता से? मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य में शासन करता था। और उत्तर वैदिक काल में ध्यान दीजिए, मंत्रियों को रत्निन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था दोस्तों। क्लियर है। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का समाज जो था स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। वो 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 वर्णों में विभाजित हो गया था उत्तर वैदिक काल में समाज। ऋग्वैदिक काल में समाज कर्म पे आधारित था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। अब ये जो कर्म वाली सिस्टम था वो खत्म कर दिया है। ब्राह्मण जो था ये सर्वोच्च और उत्तम व्यक्ति माना जाता था। दोस्तों ब्राह्मणों ने समाज में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये शिक्षा देने का इनका कार्य होता था। लोगों को ये शिक्षा प्रदान किया करते थे। क्षत्रियों का काम क्या था? प्रजा की रक्षा करना। क्लियर है। योद्धा वर्ग या राजा का चुनाव
क्षत्रिय वर्ग से होता था। इनका धर्म यही होता था, इनका कर्म यही होता था कि दोस्तों हम प्रजा की रक्षा करेंगे। प्रजा पर कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी संकट आता है, उसका हम निवारण करेंगे। और कोई भी प्रजा पर अटैक करता है, कोई बाहरी शत्रु, तो हम उस बाहरी शत्रु से उसकी रक्षा करेंगे। ये क्षत्रियों का था। वैश्य मतलब दोस्तों इनका काम था, जानते ही हैं, व्यापार था। ये व्यापार थे, व्यापारी थे। और शूद्र बेचारे क्या होते थे, इन तीनों की सेवा करते थे, यानी ये मजदूर थे, नौकरी करते थे इनके यहाँ। तो शूद्र क्या थे, इन तीनों की सेवा करते थे। शूद्रों का स्थान समाज में सबसे नीची कटगड़ी के था, यानी सबसे नीचे रखा गया। इन्हें लोग अलग निगाह से देखते थे। परिवार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। क्या था, पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। क्लियर है दोस्तों। हमने इसके पहले आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में कि स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में बड़ा ही सम्मान मिलता था। उन्हें यज्ञ में भाग लेने का अधिकार होता था। क्लियर है। उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिली। हालांकि उन्हें सम्मान मिलता था, लेकिन उतना नहीं मिलता था जितना उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण अधिकार था। उच्च शिक्षा एक प्रकार से वो ले सकती थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था जाति प्रथा किस पे था, कर्म पर आधारित था। यानी जो व्यक्ति जो भी कर्म करता था उसे उसी नाम से पुकारते। जैसे कोई व्यक्ति अगर कपड़ा धोने का काम करता था तो उसे धोबी। क्लियर है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था तो कुम्हार। तो इन्हीं नामों से लोग पुकारते थे। हाँ, तो जाति प्रथा किस पे था, कर्म पे आधारित था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो दोस्तों, जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गया। तो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गया। यानी मिट्टी बनाने वाले बर्तन का जो बेटा होगा वो अब उसी नाम से पुकारे। यानी मिट्टी बनाने का जो कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उन्हें कुम्हार बोलते हैं। अब कुम्हार का लड़का कुम्हार ही होगा, पहले ये नहीं होता था। क्लियर है। ये है। तो जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर हो गया दोस्तों, बताइए, जन्म के आधार पर होने लगी। उसमें कठोरता आ गई, मजबूती आ गई। इस काल में सती प्रथा के उद्भव का भी पता चलता है, लेकिन इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था दोस्तों। सती प्रथा मतलब जानते ही हैं, किसी पत्नी का अगर पति मर जाता है किसी कारण तो पत्नी को भी जला दिया था, या मतलब किसी भी वजह से पानी में समाधि लेने पड़ता था। इस तरीके से इंसान का जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ हैं। कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ है, तीसरा था वानप्रस्थ है, चौथा था सन्यास। तो ये इंसानों का जीवन जो था 4 आश्रमों में क्या था, विभाजित था। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दोस्तों दी जाती थी। और गोत्र शब्द का दोस्तों जानते हैं, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये पॉइंट जानते रहिएगा, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो गोत्र शब्द का अर्थ है गोष्ठ है।
अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का हो गया। तो हमने बताया गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिला है, लेकिन गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। क्यों? क्योंकि एक जाति के रूप में किसी समूचे कुल का, किसी समूचे कुल के मतलब एक प्रकार से वंश को दर्शाता था, उसकी पीढ़ी को दर्शाता था। क्लियर है? और मनुस्मृति में विवाह के दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 विवाह प्रशंसनीय होते थे और 4 विवाह निंदनीय। ब्रह्म विवाह दोस्तों ये प्रशंसनीय विवाह था, जो कि आज के समय में देखने को मिलता है। इसमें कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा उसका क्या होता था, वर ढूंढकर उसकी शादी कर देते थे। दैव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। और आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। प्रजापति विवाह में दोस्तों वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। क्लियर है? आसुर विवाह में कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये समाज में प्रथाएं प्रचलित थीं। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के मुताबिक बहुत सारा इसमें विकास देखने को मिला। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल में भी गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। क्लियर है? गाय को पूजनीय पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय को बड़ा ही सम्मान के निगाह से लोग देखते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों उत्तर वैदिक काल का एक छोटा सा लेक्चर था, जिसके बारे में हम लोग जाने समझे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज बड़े ही मेहनत से चलाई जा रही है। ये मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए और आपको लगे रहना है, क्योंकि परीक्षा आपके समक्ष है और परीक्षा में अच्छे रैंक लाना है तो आपको संघर्ष करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, इंसान की जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था। क्या? इंसान का जीवन कितने 4 आश्रमों में विभाजित था? विभाजित था। तो उन 4 आश्रमों के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।